हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का ये तीसरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना क्या है? बेसिकली इसमें हमें पढ़ना है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कोई एक रिएक्टेंट होता है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ठीक। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कि इस केमिकल रिएक्शन का स्पीड क्या है, ठीक है, कि ये केमिकल रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है। ठीक, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक, इसी को हम आगे जाके क्या कहेंगे? रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक, तो बेसिकली इसमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन कितना फास्ट होता है, कितना स्लो होता है, कैसे हम उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पे आने से पहले थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की गई थी जिसे हम क्या कहते थे? गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, क्या था? गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी बेसिकली हम चेंज इन, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता था तो उसमें जो गिव्स फ्री एनर्जी में जो चेंज होता था उसे हम कैलकुलेट करते थे। ठीक है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब कि किसी कंटेनर में हमने दो रिएक्टेंट को मिक्स किया, ठीक है, कोई भी कंटेनर में सपोज कि ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है, अब रिएक्टेंट यहाँ पे एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। ठीक, तो कोई भी रिएक्शन जो है, जैसे हमने रिएक्टेंट को आपस में मिक्स किया किसी कंटेनर में, रिएक्शन एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, रूम टेम्परेचर पे, मतलब गिवन कंडीशन पे अपने आप रिएक्शन अगर स्टार्ट हो जाता है, उसे हमने क्या कहा था? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, क्या कहा था हमने उसको? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक, और अगर यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर रिएक्टेंट को मिक्स किया और वो रिएक्शन स्टार्ट अपने आप नहीं हुआ, उसे हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये दो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन पढ़े थे। ठीक है, इसमें क्या होता है? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। इसमें क्या होता है? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होता है, और इसमें क्या होता है? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होता है। ठीक, यहां तक समझ में आया? और यही कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें भी है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें बेसिकली दो चीजें पढ़नी होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें से एक होता है गैल्वेनिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में ये वाला रिएक्शन होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? जैसे हम रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं और रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दो कंटेनर में हम सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड डिप करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट करते हैं रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा स्पॉन्टेनियस। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता था? हम इलेक्ट्रोड डिप करते थे, जब हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे तो वहां पे रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, उस केमिकल रिएक्शन अपने आप होगा या उस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया था। क्या था वो? गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उसे एक और
टर्म से जाना जाता है क्या, ये इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, फिजिबल रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं, फिजिबल, और इसे क्या कहते हैं, नॉन फिजिबल। ठीक है, नॉन फिजिबल। यहां तक क्लियर है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने बता दिया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है तो उस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, उसमें लाइट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें सप्लाई करनी पड़ेगी, कैटालिस्ट जो भी हो। ठीक है, तो हमें दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन मिले थे। ठीक, यहां तक तो सही था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन फिजिबल है या नॉन फिजिबल है। बट अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब इस केमिकल रिएक्शन का स्पीड क्या है, इसे हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हमें बता दिया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन होने का जो स्पीड है वो क्या है। ठीक है, वो चाहे केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो या नॉन स्पॉन्टेनियस हो। ठीक है, ये दोनों के लिए हमें पढ़ना है इसमें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, चाहे स्पॉन्टेनियस हो नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो वो केमिकल रिएक्शन का स्पीड क्या है। ठीक है, यही हमें इसमें पढ़ना है। कोई भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस रिएक्शन का जो स्पीड है, इस स्पीड ऑफ रिएक्शन, इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो पहला इस चैप्टर में हमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद हमें जो दूसरा टॉपिक्स में जो कवर करना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ROR का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन। हम रेट ऑफ रिएक्शन को ROR से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन ये तो आज इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, बट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन पूरा का पूरा ये चैप्टर इसी पे चलेगा। ठीक है, ये एक लार्ज टॉपिक है, बहुत ज्यादा समय लगेगा। और इसके बाद जो हमें तीसरा इसमें टॉपिक कवर करना है वो है द एप्लीकेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन डिटरमाइनिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म। कोई भी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पहले ही चैप्टर में, हाइलो एल्केन्स हाइलो एरिन्स में, कि जो रिएक्शन होता है वो SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ये क्या है, रिएक्शन की मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शन का मैकेनिज्म आपने वहां तो पढ़ा होगा कि पहले कार्बोकेटायन बनता है, उसके बाद फिर उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है SN1 में। SN2 में क्या होता है कि साथ में रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी होता है और साथ में एलिमिनेशन भी होता है, 5 कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो वहां पे आप लोगों ने जो पढ़ा है रिएक्शन मैकेनिज्म, उस रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने में केमिकल काइनेटिक्स का भी यूज किया जाता है। बात समझ में आई क्या? कोई भी केमिकल रिएक्शन जब क्या होता है और जब उसका मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, मैकेनिज्म प्रपोज किया जाता है, तो उसको मैकेनिज्म को प्रपोज करने में भी केमिकल काइनेटिक्स का यूज होता है। तो हम इसमें जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है हमारा एप्लीकेशन इन रिएक्शन मैकेनिज्म। अभी आपको फिलहाल एप्लीकेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म कोई खास मतलब बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना नहीं है, बट हाँ इसका जो इंट्रोडक्शन है इस एप्लीकेशन का, रिएक्शन मैकेनिज्म का एप्लीकेशन, रेट ऑफ ये केमिकल काइनेटिक्स का जो एप्लीकेशन है रिएक्शन मैकेनिज्म में, उसका बहुत ही मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर में आपके सिलेबस में है। ठीक है, जो कि मैं लास्ट के लेक्चर में कवर करवा दूंगा। तो हमारे पास बेसिकली ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें से मैं आज अभी शुरू करूंगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड है कि वो कितना फास्ट होता है, कितना स्लो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप लोगों ने स्पीड का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है,
कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी साइकिल, गाड़ी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है और उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगता है, इन दोनों का रेशियो हमें क्या देता है? स्पीड देता है। ठीक है, बात समझ में आई? द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दैट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? हमारा स्पीड। कुछ ऐसा ही केमिकल रिएक्शन में भी होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोई एक रिएक्टेंट है जो कि हमारा किसमें? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये किसके बराबर होता है? द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम डिवाइडेड बाय द टाइम। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी रिएक्टेंट है, हमने किसी कंटेनर में दो रिएक्टेंट को मिक्स किया, ठीक है, अब उनका जो अमाउंट कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, और उतना अमाउंट को कंज्यूम होने में जितना समय लग रहा है, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। अभी मैं आगे और इसका अच्छे डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी एग्जांपल के साथ। और यहां पे क्या हो रहा है? रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो इधर प्रोडक्ट भी तो बनेगा। तो हम जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट के फॉर्मेशन, जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है और उतना बनने में जितना टाइम लग रहा है, उन दोनों का रेशियो भी अगर ले लेते हैं तो वो भी हमारा क्या देगा? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसका दूसरा क्या हो जाएगा यहां पे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय द टाइम। ठीक है, देखो क्या हो रहा था कि स्पीड में क्या हो रहा था कि कोई एक पोजीशन P1 से P2 में जा रहा था कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस और उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लग रहा था, उसका रेशियो हम क्या लिए थे? यहाँ पे स्पीड। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या लेंगे कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो यहाँ पे जो अमाउंट है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, उसे हम यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे कंसंट्रेशन के टर्म में। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस को हम एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ जो डिस्टेंस होता है इसे हम एक्सप्रेस किस में करते हैं? मीटर या सेंटीमीटर में, राइट? मीटर या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर में। वो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना है। अगर कोई शॉर्ट डिस्टेंस है तो मीटर में या सेंटीमीटर में, या बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसको हम किलोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। बट रेट ऑफ रिएक्शन में जो अमाउंट कंज्यूम हो रहा है रिएक्टेंट का या जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कंसंट्रेशन के टर्म में। ठीक है, कंसंट्रेशन के टर्म में। और इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म हम यूज करेंगे, ठीक है, वो कौन सा होगा? कंसंट्रेशन टर्म। आप लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर में या क्लास 11th में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें आपने पढ़ा होगा कंसंट्रेशन टर्म। कई सारे कंसंट्रेशन टर्म था, परसेंटेज, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, पीपीबी, पीपीजी, और मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है। तो यहां पे जो हम कंसंट्रेशन टर्म जनरली जो यूज करते हैं वो होता है हमारा मोलैरिटी। क्या होता है? मोलैरिटी, ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल एम से। यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। और जैसे यहां पे रिएक्टेंट का अमाउंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंसंट्रेशन के टर्म में, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। जिसका हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है, उसे हम बड़ी ब्रैकेट में पैक कर देंगे, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो यहां पे क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या बता रहा है हमारा कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है और उतना कंज्यूम होने में कितना समय लग रहा है, या कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारा बन रहा है और उतना प्रोडक्ट बनने में कितना समय लग रहा है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये काफी सिंपलेस्ट एग्जांपल था रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का। हम अभी आगे इसका कॉम्प्लेक्स ये काफी डिफिकल्ट रिएक्शन भी लेकर के इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे एक
काफी अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले कोई एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। हमने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है या प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो सपोज कि किसी टाइम जीरो पे, ठीक है, किसी टाइम जीरो पे हमने किसी कंटेनर में रिएक्टेंट को मिक्स किया, ठीक है। सपोज कर लो कि मैंने 9 बजे रिएक्टेंट को मिक्स किया और उसके बाद मेरा मन किया 1 घंटे बाद 10 बजे हम उस रिएक्शन को मॉनिटर करें, मतलब ये चेक करें कि हमने इनिशियली जो रिएक्टेंट डाल रखा था, ठीक है, उसमें कितना कंज्यूम हो चुका है, मतलब कितना उसमें भी बचा हुआ रिएक्टेंट, ठीक है। तो सपोज कि टाइम T1 पे, ठीक है, टाइम T1 पे रिएक्टेंट R1 बचा, ठीक है। हमने चेक किया किसी टाइम, एक रैंडम टाइम T1 पे R1 बचा है रिएक्टेंट, इसमें रिएक्शन हो चुका है कुछ और इसमें जो बचा हुआ रिएक्टेंट वो कितना R1, ठीक। और इस टाइम पे जो प्रोडक्ट बना हुआ था वो कितना था P1, ठीक। फिर मेरा मन किया छोड़ दिया इस रिएक्शन को, फिर कुछ देर बाद हमने उसको चेक किया टाइम T2 पे। सपोज कि मैंने पहली बार 10 बजे चेक किया था, 1 घंटा बाद फिर मैंने 11 बजे चेक किया, फिर से कुछ ना कुछ जो R1 अमाउंट बचा हुआ था, ठीक है, उसमें से कुछ ना कुछ रिएक्टेंट और घटा होगा, डिक्रीज किया होगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है। तो एट टाइम T2 पे जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो कितना है, मैंने मान लिया T2, और उस टाइम जो प्रोडक्ट बना है वो कितना है P2, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखो कि इन दोनों टाइम के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है T2 माइनस T1, ठीक है। और जो अमाउंट इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है वो कितना होगा R2 माइनस R1, फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब कि इतना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो चुका है। सपोज कि मैंने इनिशियली 10 रिएक्टेंट के पार्टिकल लिए, ठीक है, और मैंने T1 पे जब चेक किया तो रिएक्शन होकर के बचा था कितना 8। मैंने T2 पे चेक किया, रिएक्शन हो जाने के बाद जो रिएक्टेंट का पार्टिकल बचा हुआ था वो था 5, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस ले, ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास 3, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है थोड़ा सा, ठीक है। 5 माइनस 8 कितना बचेगा हमारे पास 3, ठीक है। और अब देखो इन 3 रिएक्टेंट के 3 पार्टिकल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जो टाइम लगा है वो कितना लगेगा यहाँ पे T2 माइनस T1, और इन दोनों का जैसे हम रेशियो लेंगे हमें क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आई। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो चुका है वो कितना हमारा R2 माइनस R1, ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। और इस टाइम ड्यूरेशन में जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बना है वो कैसे निकालेंगे हम, चेंज इन P इज इक्वल टू P2 माइनस P1, ठीक है, P2 माइनस P1। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को यहां पे डिफाइन करते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाई डेल टी। ये डेल आर क्या बता रहा है हमारा, कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया इस टाइम पीरियड में। बस समझ में आई। इधर देखो फिर से एक बार, दिस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इन दिस टाइम पीरियड, ठीक है। अब यहां पे एक नया टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है क्या, यहां पे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब बोलोगे नेगेटिव साइन आपने क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। यहां पे जो मैंने अभी जो एग्जांपल ले रखा था, यहां पे जो मैंने अभी एग्जांपल ले रखा था 5 माइनस 8, जो फाइनल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन से कम है। तो जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे निगेटिव टर्म आएगा। अब इस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम पहले से ही इसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आई क्या, ताकि जो फाइनल आए वो हमारे पास पॉजिटिव टर्म में आए, ठीक है। तो इसलिए जो रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, निगेटिव साइन लगाते हैं। निगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो ये अमाउंट है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, जो अमाउंट है वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब वो क्या है, रिएक्टेंट।
ठीक है, ये तो रिएक्टेंट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर हम इसे प्रोडक्ट के टर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल पी डिवाइडेड बाई डेल आर डेल टी। ठीक है, अब यहां पे हम नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, बन रहा है। ठीक है, इनिशियली जो प्रोडक्ट था, सपोज इस P1 जो है वो 5 प्रोडक्ट के पार्टिकल बने हैं। आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो जो फाइनल होगा वो सपोज करो कि 8 प्रोडक्ट बन गए, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर लोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। अच्छा राइट, तो ये नेगेटिव साइन का मतलब समझ में आएगा। रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हम रिएक्टेंट वाले केस में क्या करते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और प्रोडक्ट वाले केस में क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं ऐसा ही। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको फिर से क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ठीक है, और ये क्या हमारा हो जाएगा, सॉरी P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। बात समझ में आई, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है। अब देखो, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसे हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पे हमें 2 रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये जो है ये क्या है हमारा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है हमारा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम डिनोट करेंगे RAVE से। ठीक है, ये क्या हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना आप लोगों को आ गया, बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं हम थोड़ा सा इसके क्लासिफिकेशन पे। जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये 2 तरह के होते हैं। पहला क्या है हमारे पास, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो यहां पे चूंकि ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो रहा है, और यहां पे जो हम अमाउंट को रिप्रेजेंट किए वो किस चीज से किए हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में, जिसका मैंने पीछे अभी रिप्रेजेंटेशन बता रखा है। इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने पीछे बताया ना, ये अमाउंट जो है इसको हम कंसंट्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और कंसंट्रेशन टर्म कौन सा हम यूज करेंगे, मोलैरिटी। इसको रिप्रेजेंट कैपिटल M से करते हैं, यूनिट मोल पर लीटर है, और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे R और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो चूंकि ये हमारा क्या बता रहा है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम, और हम अमाउंट किस में ले रहे हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में, तो इसे हम बड़ी ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है और इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अब यहाँ पे 2 रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया हमें, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज जो है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कब करते हैं, जब हम लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के बीच में हम जब रेट देखते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन कब हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड ओवर लार्ज ड्यूरेशन। ठीक है, और इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे एवरेज क्या है, हमने भी जैसे पीछे एग्जांपल दिया कि हमने रिएक्शन को 9 बजे लगाया और ऑब्जर्व करना शुरू कब किया, 10 बजे और 11 बजे। मैंने 2 बार रेट ऑफ रिएक्शन को ऑब्जर्व किया, और उससे जो हमें रेट मिला वो मैंने अभी पीछे एक्सप्रेस किया था, 1 घंटे का डिफरेंस है। बट इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, एट एनी पर्टिकुलर टाइम पे, कि एक जैसे 2 टाइम डिफरेंस 2 सेकेंड या 3 सेकेंड के बीच में जो रेट है केमिकल रिएक्शन का,
ठीक है, मतलब बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड में जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से। ठीक है, कैलकुलेटेड ओवर वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, स्मॉल टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब बहुत कम समय में अगर हम रिएक्शन को ऑब्जर्व करें और रेट डिफाइन करें, उसके लिए क्या आता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर लार्ज टाइम पीरियड में हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट को डिफाइन करें तो उसके लिए क्या आता है हमारे पास, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे था, ROR, इसे रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने R एवरेज से, जो कि क्या था हमारे पास, माइनस ऑफ डेल R का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल T। ठीक है, 2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। और अगर प्रोडक्ट के टर्म में लिखें तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, R एवरेज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ठीक है, अब इधर देखते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हमने R एवरेज से डिनोट किया था, और यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस है उसे हम डिनोट करेंगे INT, इंस्टेंटेनियस से। ठीक है, क्या हो जाएगा, dR बाई dt। चूंकि ये रिएक्टेंट के टर्म में लिख रहे थे, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, और अगर प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे dP बाई dt। ठीक है, बात समझ में आई कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं, बस टाइम पीरियड का। अगर लार्ज टाइम पीरियड के लिए हम रेट को डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए आएगा एवरेज, और अगर बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड में हम रेट को डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए क्या आएगा हमारे पास, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको, रेट ऑफ रिएक्शन को पहले हमने डिफाइन किया। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को पहले डिफाइन किया। अब रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह के हो गए यहाँ पे, एक इंस्टेंटेनियस, एक एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हुआ यहाँ। अब देखो, इसका हमें प्लॉट पढ़ना है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का हमें प्लॉट पढ़ना है। पहले हम पहला दो प्लॉट इसमें पढ़ना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट VS टाइम। ठीक है, और दूसरा जो प्लॉट है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट VS टाइम। तो पहला प्लॉट हम यहाँ पे पहले पढ़ते हैं, वो क्या होगा, ये क्या हमारा y एक्सिस, इस पे होगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इधर क्या होगा हमारा टाइम। ठीक, अब देखो कैसा प्लॉट बनेगा, वीडियो को पॉज करके इसका प्लॉट खुद से बनाने की कोशिश करो। ठीक है, काफी आसान है, उसके बाद मैं भी यहाँ प्लॉट बनाऊंगा। तो देखो, अगर मैं पीछे जो एग्जांपल ले रखा था कि सपोज मैंने कोई एक रिएक्टेंट को लिया, किसी कंटेनर में मिक्स किया, एट टाइम 0 पे क्या होगा, प्रोडक्ट रिएक्शन तो स्टार्ट होगा मिक्स करने के बाद, बट एट टाइम 0 पे जिस टाइम मिलाया उस टाइम रिएक्टेंट का अमाउंट जितना हमने ले रखा है वो उतना का उतना ही होगा। बात समझ में आई? तो अगर मैंने रिएक्टेंट का अमाउंट कुछ यहाँ पे ले रखा है तो टाइम 0 पे रिएक्टेंट का अमाउंट जो है वो कितना होगा, वो कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, एट टाइम 0 पे। जैसे ही टाइम बढ़ेगा, जैसे ही हम रिएक्टेंट को मिक्स किए और कुछ देर इंतजार करने लगे, क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगा, तो रिएक्टेंट का अमाउंट घटना शुरू होगा। ठीक है, जैसे ही टाइम इंक्रीज करेगा, सपोज इस टाइम पे रिएक्टेंट का अमाउंट कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस टाइम पे रिएक्टेंट का अमाउंट कुछ यहाँ पे आ गया, तो इस टाइम पे रिएक्टेंट का अमाउंट कुछ यहाँ पे आ गया। ठीक है, और जब इन डॉट्स को हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक ग्राफ मिलता है जो क्या बताता है, ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट VS टाइम। अब देखो, केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों ने हमें अभी आगे कई सारे ग्राफ्स पढ़ने, और आप लोगों ने अगर कहीं पे पढ़ा होगा तो
बहुत सारा ग्राफ इसमें पढ़ना पड़ता है, उसमें इस एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन रहता है, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे हमने भी यहाँ इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले रखा है, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमने क्या ले रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसलिए ये ग्राफ कैसा बना है हमारा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ये, और डिक्रीज करता होगा, कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब देखो इसमें अगर हम रेट को यहाँ पे डिफाइन करना चाहे तो किसी टाइम t1 पे, ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है R1, किसी टाइम t2 पे क्या है रिएक्टेंट का R2, ठीक। और रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने अभी डिफाइन कर रखा था, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या था, माइनस डेल R डिवाइडेड बाई डेल T, जो कि क्या था हमारा यहाँ पे R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ठीक है। अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो उसमें इसे हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्लोप, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, कुछ इस प्रकार का वो इक्वेशन नहीं है। देखो y2 के ये y एक्सिस हमारा, ठीक है, ये क्या हमारा x एक्सिस, इधर टाइम जा रहा है, तो देखो ये जो है R1 ये y1 के बराबर है, क्योंकि y एक्सिस पे है, ये R2 है वो क्या है हमारा y2 के बराबर है, ये T1 जो है ये क्या हमारा x1 के बराबर है, और ये T2 क्या है हमारा x2 के बराबर है, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जब हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का प्लॉट बनाएंगे तो जो ग्राफ बनता है, जो कर्व बनता है, उसका जो स्लोप है वही हमें क्या देता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहीं से ये तो था हमारा क्या, एवरेज, ये था हमारा R एवरेज, ठीक है। लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट की मदद से अगर हम यहाँ पे R इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करना चाहे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा, स्लोप है, किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वीएस टाइम ग्राफ का, क्या हमारा स्लोप। तो अगर इसी ग्राफ का स्लोप हम अगर यदि बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड के बीच में, बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड के बीच में अगर ले ले ग्राफ का स्लोप, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, dr/dt से। जो मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे, ठीक है, बायोलॉजी जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं होगा उन्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट जो मैथमेटिक्स पढ़े होंगे वो समझ पाएंगे कि ये क्या है हमारा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन जो है वो किसी एक बहुत ही स्मॉल डिफरेंस के बीच के जो स्लोप होता है उसे रिप्रेजेंट करता है क्या, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये क्या हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो कि बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड के बीच का जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करता है। रेट ऑफ रिएक्शन है बिटवीन वेरी स्मॉल टाइम पीरियड में जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे वो क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे डिनोट हमने dr/dt, ये क्या हमारा डिफरेंशिएशन है। इस ग्राफ का इक्वेशन कोई ना कोई इक्वेशन होगा, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है मैं बता दे रहा हूँ, और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये था हमारा प्लॉट बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम का रिएक्टेंट वाले केस में। अब आते हैं हम प्रोडक्ट वाले में। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट vs टाइम, ठीक है। फिर से वही हम पहले दो एक्सिस बनाएंगे, एक एक्सिस पे क्या आएगा हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब की बार क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, और यहां क्या आएगा हमारा टाइम, ठीक है, ठीक। अब मैंने अभी पीछे आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वीएस टाइम का ग्राफ तो हमने बता दिया कि ये ऐसा बनेगा। अब आपसे मैं आपको मैं एक काम देता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करके ये जो ग्राफ है नेक्स्ट वाला, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वीएस टाइम का, इस ग्राफ को आप खुद से एक बार प्लॉट करें। बहुत ही सिंपल है, जिस प्रकार से मैंने भी पीछे आपको एक्सप्लेन किया ग्राफ को कैसे बनाया मैंने,
उसी कॉन्सेप्ट को लगाना है और इस ग्राफ को बनाना है। ठीक है, देखो कैसे। पहले किसी टाइम t0 पे जब हमने रिएक्टेंट को मिक्स किया, उस टाइम तो प्रोडक्ट कुछ बना ही नहीं होगा, वो रिएक्टेंट का रिएक्टेंट ही होगा। तो उस टाइम पे एट टाइम t0 पे जो प्रोडक्ट का अमाउंट होगा वो टाइम 0 पे प्रोडक्ट का अमाउंट भी 0 होगा। अब जैसे ही टाइम बढ़ेगा, कुछ समय बीतेगा, कुछ देर हम इंतजार करेंगे तो हमारा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ही कुछ देर और इंतजार करेंगे, प्रोडक्ट फिर से कुछ बनेगा, फिर से कुछ देर इंतजार करेंगे, हमारे पास फिर से कुछ प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, समझ में? और जब इसको हम मिला देंगे तो हमारा ये एक प्लॉट बन जाएगा, किसके बीच में? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वीएस टाइम ग्राफ। समझ में? अब देखो, इसमें हम अगर यदि एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोई एक टाइम t1 है, ठीक है, इस पे प्रोडक्ट p1 बना है, कोई दूसरा टाइम हमने t2 ले लिया, ठीक है, t2 ले लिया। इस टाइम पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है? p2 है, p2 है। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन ये कौन सा हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे? अभी एवरेज वाला। ठीक है, क्या होगा? डेल p डिवाइडेड बाई डेल t, ठीक है, इज इक्वल टू p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। अच्छा, पीछे एक जरा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, और अगर पीछे मैंने कहीं गलती से लिख दिया, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन होगा। ठीक, और शायद यहाँ पे होगा, हाँ, यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन ले रखा है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन होगा। इसे जरा सा सुधार लेना। ठीक है, ये कंप्लीट हमें क्या दे रहा है? R2 माइनस R1, और इससे पहले हमने यहाँ पे माइनस साइन लगा रखा है, तो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा। ठीक है, पीछे तो और कहीं लिखा नहीं हूं ना मैं, हाँ ठीक है, ये जरा से सुधार लेना। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? निगेटिव साइन। ठीक, यहाँ पे निगेटिव साइन होगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा, और यहाँ पे भी निगेटिव साइन मल्टीप्लीकेशन में आएगा, और हाँ, यहाँ तो प्रोडक्ट है, यहाँ पे निगेटिव से मल्टीप्लाई करना नहीं है। देखो, इसे भी अगर हम देखें, ठीक है, तो ये क्या दे रहा है? हमारा स्लोप ऑफ दिस कर्व। ठीक है, जो कि क्या है? हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, इसे अगर हम y2 मान ले, इसे y1 मान ले, और इसे t1 और इसे t2, दोनों का रेशियो हमें क्या दे दिया? स्लोप। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन वीएस टाइम ग्राफ का जो स्लोप आता है वही क्या? हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर हम दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन जो है एवरेज, ये इंस्टेंटेनियस अगर हम फाइंड करना चाहे तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दो टाइम डिफरेंस के बीच का, दो डिफरेंट टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना कम होता है कि आप उन दोनों को ऑलमोस्ट मान सकते हैं सेम टाइम। ठीक है, इसीलिए इंस्टेंटेनियस टाइम को हम ऑल्सो क्या कहते हैं? एट पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट है उसे हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होगा? आर इंस्टेंटेनियस, ठीक है, डी पी डिवाइडेड बाई डी टी, ये क्या हमारा? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ठीक, जो कि क्या है हमारा? ये सभी के सभी स्लोप के बराबर होते हैं। ये क्या होता है हमारा? स्लोप के बराबर। ठीक है, तो यहां तक समझ आया? रेट ऑफ रिएक्शन पहले हमने डिफाइन किया, अब फिर उसके बाद दो रेट ऑफ रिएक्शन, एक एवरेज एक इंस्टेंटेनियस, उसके बाद फिर इनका प्लॉट्स। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे हमें यूनिट क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन का वो जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो क्या था हमारा? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या था? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम, जिसे हमने डिनोट किया था डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था कि जो हम यहाँ पे अमाउंट ले रहे हैं
वो चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, वो कंसंट्रेशन टर्म में लेंगे। और कौन सा कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं? मोलैरिटी, जिसका यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या हो जाएगा यूनिट? इसका ऊपर वाले का जो यूनिट है, देखो यहाँ पे जब भी हम यूनिट डिफाइन करते हैं तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव साइन को हम नहीं लेते जो मल्टीप्लिकेशन में हो। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या हो जाएगा यहाँ पे यूनिट? मोल पर लीटर, और टाइम को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे सेकेंड में। ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे? एस से। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर लिख दूं एक बार आसानी के लिए, इसका क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हमारा कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म है, जिसका यूनिट हमने क्या ले रखा है? मोल पर लीटर। और जो ये है टाइम, अच्छा ये या फिर रिएक्टेंट का अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, दोनों का हम सेम ही में लेंगे, किसमें? मोल पर लीटर में। और दूसरा क्या है हमारे पास? टाइम, जिसका क्या हम यूज करेंगे? सेकेंड, डिनोट करेंगे एस से। ठीक है, तो अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये क्या हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है। बात समझ में आई क्या? अब देखो यहाँ पे जो अमाउंट था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो अगर लिक्विड रहा, ठीक है, अगर उस सब्सटेंस का अगर फेज लिक्विड फेज में है, तो तब तो ये यूनिट वैलिड है। अमाउंट को हम कंसंट्रेशन टर्म में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर यदि ये जो अमाउंट है वो गैसियस स्टेट में रहा, ठीक है, अगर ये अमाउंट गैसियस स्टेट में रहा, अगर ये गैसियस स्टेट में रहा तो इसे हम मोल पर लीटर के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो था इन केस ऑफ लिक्विड स्टेट, इन केस ऑफ लिक्विड स्टेट। ठीक है, लेकिन अगर यदि हमारे पास गैसियस में रहा, जो रिएक्टेंट है एंड जो प्रोडक्ट है ये गैसियस फॉर्म में रहा, तब हम जो यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर, इसको हम या फिर इसको हम प्रेशर के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसका अमाउंट को आ रही, इसको हम प्रेशर के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसका यूनिट क्या होता है हमारे पास? एटीएम। देखो प्रेशर के कई सारे यूनिट होते हैं। ठीक है, एटीएम, पार, ये बार, टॉर्क, एमएमएसजी, बट यहां पे हम जो यूज करेंगे वो क्या है हमारे पास? एटीएम। हम इस यूनिट को यूज करेंगे। तो देखो अब अगर यदि हम प्रेशर का यहाँ पे यूनिट पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? ऊपर एटीएम और नीचे टाइम में क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास? एटीएम पर सेकेंड। ठीक, ये है हमारा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यहां तक हमने कंप्लीट किया रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, वो क्या है कि हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो क्या था हमारे पास? डिवाइडेड बाय डेल टी, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को हमने इस तरह से डिफाइन किया। अब अगर यदि इसको ध्यान से देखो तुम, तो ये क्या बता रहा है? रिएक्टेंट के केस में ये हमें बता रहा है कि समय के साथ रिएक्टेंट का अमाउंट कितना घट रहा है। ठीक है, अगर यदि हम इसे दूसरे शब्द में और आसानी से अगर कहना चाहें कि ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अरे अगर यदि रिएक्टेंट का अमाउंट अगर घटेगा तो धीरे धीरे डिसअपियर होगा, हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सपोज कि हमने इनिशियली 10 पार्टिकल लिया, एट T1 पे 8 बचा, एट T2 पे 5 ठो रिएक्टेंट बचा, तो क्या हो रहा है? हमें एट T1 पे बाकी 2 ठो दिखाई ही नहीं दे रहा है, मतलब 2 डिसअपियर हो गया। एट T2 पे हमें बाकी 5 दिखाई नहीं दे रहे, 5 क्या हो गए? डिसअपियर हो गए। और अगर यदि इन दोनों टाइम डिफरेंस के बीच में, एट T1 और T2 के बीच में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे? डिफरेंस, हमें 3 पार्टिकल्स दिखाई ही नहीं दे रहे। तो ये बेसिकली जो डेल आर
डिवाइड बाई डेल टी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये क्या हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। और अब देखो इनिशियली एट टाइम 0 पे प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, 0 होगा। एट टाइम t1 पे 2 ठो बनेगा, एट टाइम t2 पे 5 ठो बनेगा। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है, मतलब हमें प्रोडक्ट दिखाई देने लगा। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या हम ये मान ले कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या मैं ये मान लूं कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस जो है वो क्या रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि क्या हमने तो भी जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है उसको रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर कर दिया, ठीक है। तो क्या हमेशा रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस वो रेट ऑफ रिएक्शन के क्या बराबर होगा। चलो देखते हैं इसे, ये हमारा आगे का नेक्स्ट टॉपिक है। क्या ये सही है या गलत है, इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल मैं एनसीईआरटी बुक से ही उठाना चाहूंगा, ठीक है। क्या हमारे पास Hg प्लस Cl2, ये रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना रहे हैं HgCl2। Hg क्या है हमारा मरकरी, ये क्या है हमारा क्लोरीन गैस, दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएं, क्या बन गया हमारे पास HgCl2, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा कब, जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ऑल रिएक्टेंट और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट का, ठीक है। यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है, यहाँ रिएक्टेंट 2 है बट प्रोडक्ट एक ही बना है, मे बी प्रोडक्ट है कि 2 बने 3 बने। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो इसके साथ मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 है। अगर सारा का सारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर इक्वल रहा, उस केस में जो रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, ठीक है। देखो कैसे, अब जैसे अगर मैं कहूं इसका, अगर मैं कहूं कि इसका रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखो तो कैसे लिखोगे आप लोग, डिवाइड बाय डेल टी, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास ये माइनस, ये क्या हमारा बता रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और ये रेट ऑफ रिएक्शन मैंने अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बट ध्यान से देखो, अभी आगे 5-10 मिनट में वो सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। फिर कहोगे सर आपने भी बताया कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है, हाँ ये रेट ऑफ रिएक्शन भी है, लेकिन ये हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो अभी क्वेश्चन मार्क लगाया कि क्या रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, हाँ है, बट एक पर्टिकुलर कंडीशन में, अगर यदि वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो ये रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर नहीं होगा। ये बराबर कब होगा, जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो दे रखा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो दे रखा है अगर वो इक्वल हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस के बराबर होगा, ठीक है, डेल टी, ठीक। और उसके बाद अगर हम इसे दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें क्लोरीन के टर्म में तो क्या हो जाएगा Cl2 डिवाइडेड बाय डेल टी। प्रोडक्ट के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, सॉरी टाइम, और यहाँ से आ जाएगा HgCl2 बाय टाइम। ये तो हो गया हमारा क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस। और रेट ऑफ रिएक्शन को हमने अभी पीछे क्या बताया है, रेट ऑफ रिएक्शन को हमने पीछे बताया है वो है
डिवाइडेड बाई टाइम, जो कि इस सारे के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके बार डेल एच जी सी, सॉरी ये एच जी तक ही रहेगा, डिवाइडेड बाई डेल टी माइनस डेल CO2 डिवाइडेड बाई टाइम। और प्रोडक्ट के केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, HgCl2। ठीक, देखो इस केस में क्या है हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। तो यहां पे मैं एक टर्म लिखना हूं, व्हेन, नोट, इसे नोट करके लिख लो, व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट STOIH stoichiometric coefficient of all reactant and all product are equal, then the rate of reaction is equal to rate of disappearance of reactant, disappearance and rate of appearance। ठीक है, जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हर एक रिएक्टेंट का और हर एक प्रोडक्ट का अगर इक्वल रहा तो उस केस में क्या होगा, हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। तो अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि जो मैंने पहले टॉपिक में, हाँ यहां पे जो मैंने भी बता रखा था कि ये हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, हमने बताया ना आपको कि ये क्या हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, ये क्या हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। एक्चुअली ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन में हमें थोड़ा सा इसमें कंडीशन और ऐड करने पड़ेंगे जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम नहीं होगा। ये क्या हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस, ये क्या हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और ये क्या हमारा रेट ऑफ, ये क्या है ऑफ रिएक्टेंट और ये क्या हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। बात समझ में आई? ये क्या हमने जो इनिशियली जो रेट ऑफ रिएक्शन को अभी डिफाइन करके बताया वो क्या है, एक्चुअली हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर वो कौन सा कंडीशन है जब रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वल नहीं होगा। उसके लिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, HI इज इक्वल टू H2 गैस प्लस I2 गैस। अब इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। ठीक है, रिएक्टेंट कितने हैं? 2 मोल, प्रोडक्ट कितने बने हैं? 1 मोल। बात समझ में आई? तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या होगा हमारे पास? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। देखो क्या होगा, HI का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, माइनस लगा देंगे। ठीक है, और जब प्रोडक्ट के केस में हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, जो किसके बराबर होगा, डेल H2 डिवाइडेड बाय टाइम बराबर डेल I2 डिवाइडेड बाय टाइम। ये क्या है हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इधर वाला, और उधर वाला क्या है हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ अगर रिएक्शन हम लिखना चाहें तो हमने अभी तक आपको जो बताया है उसके हिसाब से आप सीधा रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर दोगे, आप सीधा लिख दोगे डेल ऑफ HI डिवाइडेड बाय डेल टी माइनस साइन के साथ, और इस ये बराबर कर दोगे आप किसका, अच्छा यहाँ पे रिएक्टेंट एक ही है, राइट। सिंपल सा आंसर आपका आएगा जो मैंने अभी तक रेट ऑफ रिएक्शन को बता रखा है। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है कि जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बराबर नहीं होगा उस केस में जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है, उसे हमें
उस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। मतलब हम यहाँ पे निगेटिव साइन तो लगाएंगे, साथ में 1/2 कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे 1/2, नया टर्म जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है 1/2। देखो ये जो है ना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे, 1/स्टोइकियोमेट्रिक से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में बात समझ में आई कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करेंगे इन द केस ऑफ व्हेन द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर इसके केस में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। बात समझ में आई, H2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, अगर यदि हम इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना H2 का 1/1, फाइनल क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास 1। बात समझ में आई, तो अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 रहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दूसरा एग्जांपल जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर नहीं था। ठीक है, अब एक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, ये सारा एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं वो एनसीईआरटी बुक का ही है, आप लोग खुद से एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना प्लीज। 5 Br माइनस, ठीक है, प्लस कितना है BrO3 माइनस, ठीक है, प्लस 6H प्लस इज इक्वल टू 3Br2 प्लस 3H2O। ठीक है, अब देखो इसका वीडियो को पॉज करके इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस आप लोग खुद से लिखो, और रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन को आपको खुद से लिखो। उसके बाद मैं इसका यहाँ पे सारा चीज जो है वो लिखने जा रहा हूं। ठीक है, तो अगर हम इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना चाहे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन का डिवाइडेड बाई टाइम किसके बराबर होगा, यहाँ पे Br माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल टी, और साथ में माइनस साइन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, माइनस साइन लग जाएगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है, घट रहा है रिएक्टेंट का अमाउंट। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास H प्लस टाइम माइनस लग जाएगा। और अगर यदि हम यहाँ प्रोडक्ट के केस में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, Br2 का कंसंट्रेशन का चेंज डिवाइडेड बाई टाइम, प्रोडक्ट में नेगेटिव साइन हम नहीं लगाते हैं, इज इक्वल टू H2O का टाइम। ये क्या हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। ठीक है, क्या हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। अब देखो यहां पे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें अगर, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस साइन पहले लगाएंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 5, 1/5, और उसके बाद रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है हमारा Br माइनस डिवाइडेड बाई टाइम। ये क्या हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम डिवाइड कर दिए, बराबर -1/, इसके केस में क्या है हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो रेशियो फाइनली 1 ही आएगा। ठीक है, H प्लस के केस में अगर हम देखें तो क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6, तो 1/6 H प्लस का कंसंट्रेशन का चेंज डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, और अगर हम प्रोडक्ट के केस में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, तो 1/3 Br2 गैस डिवाइडेड बाई टाइम। और अगर H2 के रिस्पेक्ट में हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ
H2O डिवाइडेड बाय टाइम। बात समझ में आई क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस के बराबर होगा कब, जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस्ड इक्वेशन में, पहले तो मैंने बताया कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सारे रिएक्टेंट का और सारे प्रोडक्ट का इक्वल हुआ तो क्या हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस के बराबर होगा, जो कि मैंने पहला एग्जांपल ले रखा था। ठीक है, इसमें क्या था, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका बराबर था, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर था। लेकिन अगर तुम यहां तीसरे क्वेश्चन में देखोगे, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में देखोगे तो क्या हो रहा है, रेट ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका बराबर नहीं है। ठीक है, सबका डिफरेंट डिफरेंट है। रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस मैंने डिफाइन कर दिया, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में डिपेंड करता है कि उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। अगर यदि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस्ड इक्वेशन में 1 है तो उस केस में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? बैलेंस्ड इक्वेशन में अगर यदि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो उस केस में भी रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम नहीं है, कोई बात नहीं है, इसमें रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर नहीं होगा, मैं मान रहा हूं, लेकिन इस तरह के केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अगर यदि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो उस केस में भी रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। आप यहां पीछे देख सकते हैं, इसमें क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, बराबर हो गया ना। तो देखो अब मैं एक जनरल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, जो कि उस जनरल इक्वेशन को हमेशा याद रखना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। कोई एक जनरल इक्वेशन है, रिएक्टेंट A है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल a है, प्लस कोई रिएक्टेंट B है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट B है, और ये बन रहा है प्रोडक्ट C में जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट C है और प्रोडक्ट D में जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल d है। अब अगर यदि हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना चाहे तो क्या होगा, dr रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम, क्या होगा, -1/a डिवाइडेड बाई टाइम, ये बराबर हो जाएगा -1/b डिवाइडेड बाई टाइम। और अगर प्रोडक्ट के टर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/c डिवाइडेड बाई टाइम और 1/d डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, बात समझ में आई? ये हो गया हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस। और अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सॉरी ब्रो, इसमें मैंने यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस की जगह पे मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस है। ठीक है, जिसपे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं रहेगा। अब हम नीचे लिखने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, क्या हो जाएगा, 1/a और ये हो जाएगा हमारा बराबर -1/b बराबर 1/c बराबर 1/d। ठीक, ये क्या हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, और ये क्या है हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और ये क्या है हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, पीछे भी अगर लिखना चाहो तो ये क्या है हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस और ये क्या है हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक ठीक है, तो ये हुआ हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो इसमें हमें पढ़ना क्या है, अब पहला तो हमारा टॉपिक जो था रेट ऑफ रिएक्शन, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा,
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस पढ़ा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है वो मैंने पढ़ा। लास्ट में मैंने बताया ना, अगर मैं इसमें लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ये फाइनल रिलेशन याद रखना, 1 बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या होगा यहाँ पे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये लास्ट रिलेशन याद रखना प्लीज, काफी हेल्प करेगा आप लोगों को। CH स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, ये लास्ट रिलेशन है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस के बीच का। ठीक है, तो हमने पहला जो हमारा टॉपिक था रेट ऑफ रिएक्शन वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें से हमें 2-3 फैक्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें से जो सबसे पहला फैक्टर है हमारा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। सबसे लंबा टॉपिक यही होने वाला है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और वो कैसे डिपेंड करता है इसमें हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है। हमारा दूसरा जो होगा वो क्या, हमारा टेम्परेचर। ठीक है, इसमें हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें एक सिंपल सा आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ना है। ठीक है, और ये बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा है हमारे पास नेचर ऑफ, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ना वो रिएक्टेंट का ही हमें पढ़ना, प्रोडक्ट का नहीं पढ़ना। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और दूसरा और लास्ट जो एक है फैक्टर्स वो क्या है हमारा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, क्या होता है कैटलिस्ट, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको थोड़ा सा फास्ट करना है, थोड़ा सा कैटलिस्ट डाल दो। ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, दूध को दही बनाना है उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कैटलिस्ट डालते हैं, पुराना दही उठा के उसमें डाल देते हैं, इमीडिएटली दूध दही में बन जाता है 10-12 घंटे में। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 फैक्टर्स हैं, जिसमें से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे हमें सबसे ज्यादा समय देना है, जो कि हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।